जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। पहाड़ों के पीछे से सूरज निकल रहा है। रात भर छिपे रहने के बाद थके हारे लोग अपने आश्रयों से बाहर निकल रहे हैं। चारों तरफ धुआं और सन्नाटा है और उनके बीच खड़ा है कैप्टन अमेरिका। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आता है और पूछता है, आपने ये हमला क्यों रोका? स्टीव अपने आसपास के तबाह हुए शहर को देखता है और कहता है, क्योंकि सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं होता जो युद्ध शुरू करता है, बल्कि वो होता है जिसमें युद्ध रोकने की हिम्मत होती है। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट होता है। शील्ड पर सुबह की धूप चमकती है और स्क्रीन काली हो जाती है। खैर, ये दृश्य सिर्फ एक कॉमिक बुक का हिस्सा नहीं है, बल्कि इस किरदार की एक बहुत गहरी दार्शनिक नींव है, जिसे आज हम इस विश्लेषण में गहराई से समझने वाले हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, एक ऐसा विरोधाभास जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक इंसान जिसे सेना ने खुद बनाया, जो पूरी तरह से अमेरिकी झंडे में लिपटा हुआ है, जो नियम कायदों का सबसे बड़ा पालन करता था, वो अचानक एक बागी, एक भगोड़ा कैसे बन गया? ऐसा क्या हुआ कि उसने सक्रिय रूप से अपनी ही सरकार के आदेशों की अवहेलना शुरू कर दी? तो चलिए देखते हैं इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, एक सैनिक जो विद्रोही बन जाता है। दूसरा, कर्तव्य बनाम उपयोगिता। तीसरा, सद्गुण नैतिकता पर बहस। चौथा, एक ट्रैजिक हीरो की संरचना। और अंत में आदर्शवाद की कीमत। यकीन मानिए, ये सफर कॉमिक बुक की दुनिया से निकलकर कुछ बहुत ही गहरे अकादमिक सिद्धांतों तक जाने वाला है। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, द सोल्जर हु रिबेल्स। स्टीव रॉजर्स का ये जो सिस्टम से भरोसा उठने का सफ़र है, वो रातों रात नहीं हुआ। सोचिए, 2012 में जब चिटोरी का हमला हुआ था, ये वही शख्स था जो शील्ड के आदेशों का सख्ती से पालन करने पर जोर दे रहा था। लेकिन फिर 2014 आता है। उसे पता चलता है कि जिस सिस्टम पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा था, वहाँ हाइड्रा की घुसपैठ हो चुकी है। और फिर 2016 तक हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो सोकोविया अकॉर्ड्स को पूरी तरह से खारिज कर देता है ना? कितनी बड़ी विडंबना। जो व्यक्ति कभी आदेशों का पालन करने की मिसाल था, वही बाद में यूनाइटेड नेशंस की निगरानी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा बन जाता है। अब इस बगावत के पीछे की फिलॉसफी समझने के लिए हमें दो बड़ी नैतिक विचारधाराओं को देखना होगा। आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। पहली विचारधारा है डिओन्टोलॉजी, यानी कर्तव्य शास्त्र। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है नतीजों की परवाह किए बिना अपने सख्त नियमों और कर्तव्यों पर अड़े रहना। कैप्टन अमेरिका बिल्कुल इसी ढांचे पर चलता है। उसके लिए मासूमों की जान बचाना एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब इसके चक्कर में चाहे रणनीतिक तौर पर कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, वो हमेशा वही करेगा जिसे वो सही मानता है। इसके ठीक विपरीत है यूटिलिटेरियनिज्म या उपयोगितावाद। यहाँ फोकस इस बात पर होता है कि सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा भला कैसे हो। आयरन मैन इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। टोनी स्टार्क हमेशा रिस्क और फायदों की कैलकुलेशन करता है। उसके लिए नतीजे बहुत मायने रखते हैं, भले ही इसके लिए एक बड़े खतरे को टालने की कोशिश में ऑल्ट्रॉन जैसा खतरनाक एआई ही क्यों न बनाना पड़े। जब सोकोविया अकॉर्ड्स पर बहस होती है, तो इन दोनों की विचारधाराओं का सीधा टकराव एकदम खुलकर सामने आता है। स्टीव अपने सिद्धांतों और आज़ादी को चुनता है, क्योंकि उसे किसी भी तरह के अधिनायकवाद या डिक्टेटरशिप से डर लगता है। वहीं दूसरी ओर टोनी अपनी जगह सही है। वो चाहता है कि सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और कैलकुलेटेड नतीजों पर काम किया जाए। कैप्टन अमेरिका के पूरे मॉरल कैरेक्टर को अगर एक लाइन में समझना हो तो उसका ये डायलॉग काफ़ी है, हम लोगों की जान का सौदा नहीं करते। सोचिए, थैनोस से आधी दुनिया को बचाने की संभावना थी, फिर भी उसने एक भी इंसान की बलि देने से साफ इनकार कर दिया। उसके लिए किसी की जिंदगी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। ये है वर्च्यू एथिक्स, यानी सद्गुण नैतिकता पर बहस। देखिए, वर्च्यू एथिक्स सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या अच्छे काम कर रहे हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप अंदर से कितने अच्छे इंसान हैं। कई स्कॉलर्स का मानना है कि कैप्टन अमेरिका की असली पहचान उसके गुण हैं, जैसे साहस, ईमानदारी और करुणा। वो आसपास के बाकी सभी लोगों के लिए एक नैतिक दिशा सूचक यंत्र यानी मोरल कंपस का काम करता है। अब इस डेटा को देखिए, जो कि काफ़ी दिलचस्प है। टेम्पल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च हुई थी कैप्टन अमेरिका के फैसलों पर, और इस नैरेटिव एनालिसिस ने दिखाया कि फिल्मों में उसके द्वारा लिए गए 50% से अधिक फैसले इसी वर्च्यू एथिक्स से मेल खाते हैं। ये आंकड़ा उसके डियोंटोलॉजिकल और यूटिलिटेरियन फैसलों से कहीं ज़्यादा है।
1984 में कॉमिक राइटर पीटर गिलिस ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। उन्होंने लिखा था, वो न्याय से भी गहरी किसी चीज का प्रतीक है, ये विश्वास कि दुनिया में सही ढंग से जीना संभव है। स्टीव रॉजर्स सिर्फ एक नायक नहीं है, वो इस अराजक और उलझी हुई दुनिया में नैतिकता का एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट है जो कभी अपनी जगह से नहीं हिलता। चलिए अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, द एनाटमी ऑफ अ ट्रैजिक हीरो। हजारों साल पहले महान दार्शनिक अरस्तु ने एक दुखद नायक यानी ट्रैजिक हीरो की पहचान बताई थी। उसके 4 लक्षण थे: महान कद, हमार्शिया यानी एक घातक दोष, पेरिपेटिया यानी भाग्य का पलटना, और एनाग्नोरिसिस यानी सच का एहसास। ये देखना वाकई अद्भुत है कि एक मॉडर्न कॉमिक बुक का कैरेक्टर हजारों साल पुराने इस साहित्यिक सांचे में कितना परफेक्टली फिट बैठता है। सबसे पहले आता है हमांशिया, जिसे आप बायरॉनिक मॉरल एब्सोल्यूटिज्म कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कैप्टन की जो सबसे बड़ी ताकत है, उसके अडिग आदर्श और जिद्दी वफादारी, वही आगे चलकर उसका सबसे बड़ा और घातक दोष बन जाती है। यही जिद उससे बिल्कुल अलग थलग कर देती है और एवेंजर्स के टूटने की वजह बनती है। फिर आता है पेरिपेटिया यानी बाजी का पलट जाना। ये शील्ड के पतन के साथ होता है। जब स्टीव को इस सिस्टम के भ्रष्टाचार का पता चलता है तो उसे सत्ता की उन स्थापित प्रणालियों के पूरी तरह से बाहर जाकर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिनकी सेवा के लिए ही उसे असल में बनाया गया था। और अंत में एनाग्नोरिसिस, ये आत्म जागरूकता का अंतिम क्षण है। ये वो पल है जब उसे ये एहसास होता है कि जिंदगी सिर्फ लगातार कर्तव्य निभाते रहने से कहीं बड़ी है। इसी के चलते वो इस समझौते वाली आधुनिक दुनिया में ढलने के बजाय अतीत में एक शांत और साधारण जीवन बिताने का फैसला करता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, आदर्शवाद की कीमत। जरा व्हाट इफ कॉमिक के इस बेहद दूरदर्शी कोट पर गौर कीजिए। मैंने अडोल्फ हिटलर से इसलिए लड़ाई नहीं की क्योंकि अमेरिका महान था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो नाजुक था। ये लाइन बहुत ही निष्पक्ष रूप से ये दिखाती है कि इस किरदार की वफादारी किसी देश की सरहदों से नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और जीवन के उन नाजुक आदर्शों के प्रति हैं जो असल दुनिया की किसी भी पक्षपाती राजनीति से बहुत ऊपर हैं। तो आखिर में ये विश्लेषण हम सबके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर पूरी तरह से अपने उसूलों और नैतिकता पर टिके रहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, तो क्या इस अडिग आदर्शवाद की कीमत कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं है? ये सोचने वाली बात है कि जब दुनिया खुद इतनी अस्पष्ट और ग्रे है, तो वहां अपनी जगह पर दृढ़ खड़े रहने का असल बोझ कितना भारी हो सकता है। क्या ये कीमत चुकाने लायक है? इसका फैसला अब आपको करना है।